बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर पार्टिसिपेंट्स, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। नंबर एक, ये बताइए कि आपको सामने स्लाइड नजर आ रही है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई? यस सर आ रही है। ओके, आप सबको वार्म वेलकम बैक आफ्टर ईद हॉलीडेज। और मुझे उम्मीद है कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और सबके यहाँ खैरियत होगी। अल्लाह करे हम सबको महफूज रखे इस वबा से और तमाम तरह की आफात आमीन से। आमीन। आज हमें कुछ डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करना है और बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो गौर से सुनिएगा और जहां आप समझें पूछना कुछ तो हैंड रेज करें और ज़रूर पूछें। बोलना है मेरे को सॉरी। आपको पता है कि कोई भी एक जो हमारा सेमेस्टर होता है वो 15 वीक्स का होता है और आपका जो ये वीक जा रहा है ये 7th वीक है। तो इसमें एक वीक में 2 लेक्चर होते हैं, तो हमारे आज 14 लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। और जो मिड टर्म एग्जामिनेशन होता है वो 7वें वीक के बाद 8वें में या बाज़ औक़ात 9th वीक में होता है। मोस्ट प्रोबेबली हमारे आज के लेक्चर्स के बाद कोई खबर यूनिवर्सिटी की तरफ से आ जाएगी कि आप लोगों का मिड टर्म होना है। वो अब कैसे होना है, ऑनलाइन होना है, क्या प्रोसेस होगा, वो जैसे भी यूनिवर्सिटी हमें गाइड करेगी, आई विल शेयर दैट विद यू। बट दिस टाइम let me share with you the formation of question paper for midterm and the final term. तो जो आपका मिड टर्म का पेपर होता है ये बेसिकली 25 मार्क्स का होता है। टोटल आपका जो कोर्स है ये 100 मार्क्स का है, जिसमें से 25 मार्क्स जो हैं वो आपके मिड टर्म एग्ज़ाम के हैं। और मिड टर्म एग्ज़ाम जो 25 मार्क्स का है उसको अगर मैं डिवाइड करूं तो फर्स्ट पोर्शन उसका होता है MCQs। वो 5 मार्क्स के होते हैं। 5 मार्क्स के हम 10 भी बना सकते हैं, 0.5 मार्क का एक 15 भी बना सकते हैं। पहले 15 मिनट में या 10 मिनट में वो MCQs आपने करने होते हैं जो 5 मार्क्स के हैं। फिर जो नेक्स्ट 10 मार्क्स हैं उनमें 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे जो 2.5 मार्क ईच होगा। मैं चाहूँगा कि आप में से कोई ये बात नोट करे, लिख ले और फिर सर्कुलेट भी कर दे या मुझे मेरे साथ शेयर करें। मैं अप्रूव करूँगा तो उसको हम CMS पे डाल देंगे। तो हु विल डू दिस? आयशा नज़र मौजूद हैं जी? यार आपकी आयशा नहीं है। ओके, तो और कौन करेगा? यास्मीन, अदील, अयूब, अली इमरान, साइमा, रफ़ीक, शकीला, कौसर, हमेरा, रकैया, मकबूल। Sir, I am noting. You are Afifa Shehzad. Am I right? Okay. दो लोग नोट कर लें, ठीक है जी। शाजिया लतीफ़, आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर मैं नोट कर रही हूँ। हाँ, 2 लोग नोट कर लेना, फिर कोई कमी विषय हो तो उसको हम ठीक कर लेंगे। ओके, अफीफ़ा और आप दोनों कर लें। तो मैंने ये बताया है कि 5 मार्क के MCQs और अदर 5 मार्क्स के जो अपना 10 मार्क्स है नेक्स्ट, उनको 2
शार्ट क्वेश्चंस कहते हैं, उनको 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। 2.5 मार्क का एक शार्ट क्वेश्चन, इस तरह से आपके बन गए 4 शार्ट क्वेश्चन 10 मार्क्स के। दैट वाज द सेकंड पोर्शन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, दैट इज नोन एज शार्ट क्वेश्चन। देन द लॉन्ग क्वेश्चंस, तो वो 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं और 10 मार्क का एक अकेला क्वेश्चन भी हो सकता है। Thus, these all comprised in total how much marks? 25. अब इसमें से 60% लेना ज़रूरी है। एमफिल में पास होने के लिए 60% मार्क्स ज़रूरी होते हैं, 50% पे आप पास नहीं होते। तो जस्ट इमेजिन के 12.5 15 नंबर 14-15 नंबर होंगे तो पास होंगे। ओके, अब अदर जो 25 मार्क्स हैं उसमें अटेंडेंस है, आपकी प्रेजेंटेशन है, क्विजेज हैं, क्लास पार्टिसिपेशन है, असाइनमेंट्स हैं जो मैंने आपको दी, डैशबोर्ड डिस्कशन मैंने दी, क्विजेज दिए, बहुत कुछ आप अभी तक कर चुके, तो ये सारा कुछ आपका उसमें शामिल है। अटेंडेंस इस तरह है कि अगर आपकी अटेंडेंस 80% प्लस है तो 5 मार्क्स मिलते हैं, सॉरी 90, यानी हार्डली किसी ने 15 लेक्चर में से एक छुट्टी की हो तो वो हकदार ठहरता है 5 नंबरों का, वरना नहीं मिलते उसको। तो ये इस तरह करके इन सब चीज़ों के कुल मिला के 25 मार्क्स हैं। 25 मिड के, 25 वो, ये मिले तो 50 मार्क्स हो गए। सो दैट इज़ द सेशनल असेसमेंट इसे कहते हैं, और ये थ्रू आउट द सेमेस्टर रहती है जो अदर 25 हैं। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप पार्टिसिपेट किया करें, पूछा करें, कमेंट किया करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया करें। फिर जो अदर रिमेनिंग आपके 50 मार्क्स हैं उनका फाइनल एग्जाम होगा, उसमें भी इसी तरह 3 हिस्से बनेंगे पेपर के। शार्ट क्वेश्चन, वहाँ एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज वो 10 मार्क्स के हो जाएंगे, और बाकी जो रिमेनिंग कंपोनेंट है पेपर का वो इसी तरह तकसीम हो जाएगा शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक हो गया? तो आप ये नोट करके मेरे साथ शेयर करें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं इसको देख लेता हूँ, तो फिर सबको यहाँ CMS पे भी बता देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोले। सर ये शॉर्ट क्वेश्चंस कितने टाइम में करने होंगे अटेम्प्ट? हाँ, इसके लिए जो टाइम है वो फर्स्ट 10 मिनट्स होते हैं, लेकिन मैं 15 मिनट्स दे देता होता हूँ। टोटल टाइम जो मिड टर्म का होता है वो आपका होता है 90 मिनट्स। 1:30 उस 90 मिनट्स में से फर्स्ट 15 मिनट्स यू कैन स्पेंड ऑन दिस MCQs। ठीक हो गया? एंड और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी 15 मिनट्स? नहीं, वो इकट्ठा टाइम है, बाकी जो रिमेनिंग टाइम है वो इकट्ठा होता है, फिर उसमें आपने दोनों ही कंप्लीट करने हैं। ओके ओके। चलें, तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। हाँ, सिलेबस भी हमें डिसाइड करना है कि इसमें मिड एग्जाम आपका मैं कितने सिलेबस में से ले लूं। तो मेरा तो दिल चाहता है कि आज तक हमने जितना पढ़ा है वो 14 लेक्चर में से सारे में से ले लूं। क्या ख्याल है आप लोगों का? ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यानी बनते हैं हमारे 14 लेक्चर्स, तो क्या कहते हैं कितने में से लूं फिर? हेलो, सर ये आप डिसाइड कर लें। मैं डिसाइड कर दूं? चलें, मैं आपको ऑफर करता हूं कि मैं कोई Yes, 14 में से ना 6 लेक्चर्स हाईलाइट कर दूंगा, CMS पे मैं डाल दूंगा कि ये टॉपिक्स जो है ना इनमें से मैंने लेना है। तो ये ओके सर। आधे से भी मैं कम कर रहा हूँ, तो ये इसलिए Yes, कर sir. रहा हूँ। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much, sir. तो ये थैंक यू सुनने के लिए नहीं मैं कह रहा, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आए, ना अच्छे आए तो फिर याद रखोगे। ठीक है? जी सर, हाँ, आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, इंशाल्लाह। तो उसको सही तरह तैयार करें जितना मैं वो बताऊं, और प्रॉपरली रेलेवेंट दें। ये रिसर्च है, यहाँ पे आप पास नहीं लिख सकते,
टर्मिनोलॉजी, कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन वही रहेगी जो बुक में है, जो हमने पढ़ी है। हाँ, लैंग्वेज आप अपनी यूज़ कर सकते हैं। कीवर्ड्स अगर कहीं फर्ज करें इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स का लफ्ज़ लिखा हुआ है तो उसकी जगह कोई नेमल बदल नहीं है, वो लफ्ज़ आपको एज इट ही रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। हाँ, सेंटेंस बनाते हुए, पैराग्राफ लिखते हुए आप चलें, कोई थोड़ी बहुत आगे पीछे चेंज कर लेते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, बट यू कांट प्रेजेंट योर ओन आइडियाज। जी अफीफा शहजाद, आपने हैंड रेज किया हुआ, बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी आप कुछ डिस्कस कर रहे थे तो मीनवाइल मेरा जो है ना वो कनेक्शन लॉस्ट हो गया, तो मैं दोबारा से आई हूँ। नहीं, मैं जिस पे अब सबने थैंक यू कहा है, प्लीज वो बात जरा रिपीट कर दें। हाँ, सब ने जो थैंक यू कहा है ना, मैंने ये कहा था कि मैं 14 लेक्चर्स के बजाय 6 काउंट कर लेता हूँ, 6 में से आपको मिड टर्म दे देता हूँ, ठीक है? थैंक यू सर। तो ये यस इसलिए दे रहा हूँ कि आपका इनपुट ठीक हो। अच्छा जी, इंशाल्लाह तो सर। मैं ये बता रहा था कि रेलेवेंट टर्मिनोलॉजी, रेलेवेंट कीवर्ड्स और रेलेवेंट चीज़ें चाहिए, और इसमें लंबा चौड़ा आप लिख नहीं सकते। आपने श्योर सर। टू द पॉइंट ही लिखना है, और उससे बाहर निकलेंगे तो चीज़ें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। ये एक मजबूरी है रिसर्च की कि आप अपनी बायसनेस या अपना इनपुट सो कार्ड जो है रेलेवेंट हो जाए वो नहीं दे सकते। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। हाँ, अच्छा, आज 3 चीज़ें हमें करनी हैं। एक तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ आपको कि व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ डाटा एनालिसिस, हम डाटा एनालिसिस क्यों करते हैं रिसर्च के अंदर। उसके बाद मुझे आपसे ये शेयर करना है कि इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, कब हम इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं। और फिर मुझे आपसे जो तीसरी बात वो करनी है कि अगर आपके पास कोई रिसर्च मौजूद हो, कोई आ जाए, रिसर्च पेपर आ जाए, कोई थीसिस लिखा हुआ आ जाए, कोई रिसर्च की रिपोर्ट आ जाए, तो उसको अगर आपने एनालिसिस करना हो, रिव्यू करना हो, तो कैसे करेंगे। तो ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं एज यूजुअल, और हो सकता है वो जो 6 में कह रहा हूँ कि मैं 6 में से आपको दे दूंगा, मैं आज वाले सारे उसमें डाल दूँ। तो एज यूजुअल आपने केयरफुली सुनना है, अच्छे तरीके से समझना है, जहाँ ज़रूरत तो पूछना भी है। तो लेट मी स्टार्ट विद दिस रिसर्च प्रोसेस। You know, we have learned about the research process in detail from our very first lecture. Accordingly, we were learning about the research strategy, the research proposal. So the research strategy, research proposal, research process more or less are synonyms. They have the similar components. Here you can see it starts from, the research process starts from the problem identification. Second step is observation and description. Third is construction of hypothesis. Then testing of hypothesis through experiment or observation. And then replication and verification of these experiments and observations. Build body of theory hypothesis. In the result of replication and verification, researcher go for to build a hypothesis or theory, and then they present new theory, और फिर दोबारा से नया काम शुरू हो जाता है। तो दिस प्रोसेस नोन एज द रिसर्च प्रोसेस, जिसके अंदर आपने 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स को पढ़ा है। हाँ, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसको देखने के, क्यों हम इस पे काम करना चाहते हैं। तो the first purpose is to highlight the process of data and its significance, because I told you in the beginning that I am going to discuss with you the purposes of data analysis. So why we go for data analysis? Because in the previous lecture we have learned in depth the data collection techniques and tools and strategies. So that collected data, today we have to discuss how to be analyzed. Steps of data analysis and preparation of report, ये हम देखेंगे. Let me
discuss with you the data. What data is? Basically, information in raw or unorganized form, such as alphabets, numbers, symbols, that refer to or represent conditions, ideas, or objects is known as data. यानी हमारे पास रा और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन अल्फ़ाबेट्स, नंबर, सिंबल्स हों जो किसी सर्टन चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी आइडिया को, किसी कंडीशन को, उसे हम डाटा कहते हैं. डाटा इज लिमिटलेस and present everywhere in the universe. So information and knowledge ये एक ऐसी टर्म है जो इंटेंशनली मैंने यहाँ लिखी है. इसको हमने बहुत स्टार्ट में डिस्कस किया था कि there is hell of difference between information and knowledge. If you do remember, I gave you the example of ट्रैफिक लाइट्स. कि ट्रैफिक लाइट का रेड होना या ग्रीन होना एक इंफॉर्मेशन है. उस इंफॉर्मेशन को कौन समझ सकता है? जिसके पास इस सारे प्रोसेस की नॉलेज है. और उसने यानी रेड लाइट देखी, ब्रेक अप्लाई की, क्योंकि उसको पता है कि लाइफ सिक्योरिटी है और फाइनेंशियल सिक्योरिटी है इसमें, अदरवाइज चालान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है. तो कौन ऐसा करेगा? जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है. ड्राइविंग लाइसेंस कौन लेता है? ड्राइवर. ड्राइवर हम किसको कहते हैं? जिसके पास एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है कि ही इज एलिजिबल टू ड्राइव द कार. एलिजिबल कब होता है? जब उसने कोई 15-20 दिन लेक्चर्स लिए होते हैं, एक टेस्ट दिया होता है, वो पास किया होता है. तो वो ड्राइविंग एग्जामिनेशन पास करने के बाद जब उसको एक मिल जाता है सर्टिफिकेट, तो फिर हम उसको ड्राइवर कहते हैं. तो दैट मीन कि उसके पास नॉलेज आ चुका है थ्रू दोज कोचिंग कोर्सेज. जी अनम शहजादी, क्या कहना है? एक्सक्यूज मी सर, इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से मुझे समझ नहीं आया. आपने जो ड्राइवर की एग्जांपल दी है ना, किससे रिलेट किया आपने? आप अपना जरा माइक शाइक सेट करें, मैं रिपीट कर देता हूँ. ओके सर, थैंक यू. ट्रैफिक सिग्नल्स पे सिग्नल्स का हाईलाइट होना जो होता है वो इंफॉर्मेशन होती है. उस इंफॉर्मेशन के रिजल्ट में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो किसी नॉलेज की बुनियाद पर लगाते हैं. वो नॉलेज कहाँ से आता है? एज ए ड्राइवर हमने कहीं पे किसी ड्राइविंग स्कूल से लर्निंग ड्राइविंग क्लासेस ली होती हैं, एक टेस्ट दिया होता है, टेस्ट पास किया होता है, पास करने के बाद हमें वो सर्टिफिकेट मिलता है जिसे लर्निंग अपना ड्राइविंग लाइसेंस कहते हैं. सो on the basis of that all knowledge, when we see an information of the red light, we apply the brakes. So this is the difference between information and knowledge, and that information is the data. ये जो information हमें मिली उसकी red light से, ये data है, रफ है. कोई इसको किसी तरह भी समझ सकता है. ड्राइवर तो उसको समझता है कि ये ट्रैफिक लाइट से गाड़ी रोकनी है. कोई और उसको अपने पराये में देख सकता है कि बड़ी खूबसूरत प्यारी लाइट हो रही है. मतलब रेड लाइट तो उसकी भी निकलती है ना, एम्बुलेंस की भी आती है, वो फायर ब्रिगेड की भी आती है. तो वहाँ रेड लाइट देख के तो हम गाड़ी नहीं रोकते. तो वो लोग वही समझ सकते हैं जिन्हें उसका नॉलेज होता है. मैं ये एक्चुअली पॉइंट यहाँ एस्टेब्लिश करना चाह रहा था. Let me share with you the types of data. There are 3 types of data: quantitative, qualitative, and categorical data. What is the data analysis? हम क्यों करते हैं? क्या होता है data analysis? process किसका नाम है? The process of evaluating data using analytical and logical reasoning to examine each component of the data provided. वो जो information हमें मिली, raw material मिला, उसको हमने ऑर्गेनाइज किया. अब उसको एक evaluate करने का प्रोसेस है कि उसमें से हमें क्या चीज़ें मिलेंगी. तो यही जो एग्जाम्पल प्रीवियस है उसको आप देख सकते हैं ट्रैफिक लाइट्स वाली, कि वो जो तीनों किस्म की ट्रैफिक लाइट्स हैं, ग्रीन, रेड, येलो, वो एक डाटा है. उसकी बुनियाद पर हम एनालाइज करके हम रिजल्ट निकालते हैं. येलो लाइट का हम रिजल्ट ये निकालते हैं, एनालिसिस करते हैं कि या तो इशारा बंद होने वाला है या खुलने वाला है.
इसी तरह ग्रीन लाइट का मतलब हम ये लेते हैं, उस डाटा से एनालाइज करते हैं कि हमें परमिशन है, हम अपनी गाड़ी आगे ले जा सकते हैं। रेड से हम ये कंक्लूड करते हैं कि हमें हर सूरत रुकना है। सो दिस इज द एग्जामिनेशन ऑफ दैट डाटा। और इसकी एक लॉजिक होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, इसकी बुनियाद पर हम कुछ रिजल्ट्स कंक्लूड करते हैं। एम्स ऑफ डाटा एनालिसिस। नंबर 1, हम डाटा एनालिसिस क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं कि प्रोवाइड द क्लाइंट विद यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो भी डाटा हमने इकट्ठा किया उसकी बुनियाद पर हम अपने क्लाइंट को कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। कोरोना का मामला है, दुनिया पूरी इससे भरी पड़ी है। ये रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास जो केसेस आ रहे हैं कि जी आज इतने बीमार हो गए हैं, इतने अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, इतने सेहतयाब हो गए हैं, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन आती है? ये यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट डाटा आती है जो रेलेवेंट लोग फील्ड में इकट्ठा कर रहे हैं। उस डाटा को एनालाइज करके एक ट्रेंड बनाते हैं कि अच्छा अब आगे बढ़ रही है बात, या कमी आ रही है, या स्टैटिक है। आप देखते हैं ना कि डिफरेंट ग्राफ्स और डायग्राम्स आ रही हैं जिसमें शो होता है कि अभी अगले इतने दिनों तक जो ट्रेंड जा रहा है वो ये मर्द बढ़ रहा है। यानी अभी जो 29 ऑफ मई गुजरा है, ये जो डाटा की बुनियाद पर जो ग्राफ और डायग्राम्स बनी हैं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे पीक डे था कोरोना की विक्टिमाइजेशन का। हमारे मुल्क के अंदर भी सबसे ज़्यादा इस दिन में ही बीमारी का शिकार हुए लोग, और अक्रॉस द वर्ल्ड भी ऐसा ही हुआ। तो किस बुनियाद पे हुआ? उस डाटा की बुनियाद पे जो रेलेवेंट एजेंसीज ने इकट्ठा किया था। सेकंड पर्पस ऑफ डाटा एनालिसिस इज टू लोकेट द प्रॉब्लम एरिया। थर्ड इज टू मेजर चेंजेस ओवर टाइम। जो चेंजेस उसके अंदर तब्दीलियों की ज़रूरत है या हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं और उन तब्दीलियों के क्या असरात हैं। फोर इज टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम and increase overall understanding. These all 5 are the aims of data analysis. Now we discuss the steps involved in data analysis. First step है कि data preparation for analysis. Preparation क्या है कि raw material, raw form में आपके पास information है, उसको आप organize करते हैं, columns और rows में लेके आते हैं, एक certain लेवल तक उसको लिखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर नंबर्स में चीज़ें मौजूद हों तो कोई है 5.31, कोई है 5.456, तो हम डिसाइड करते हैं कि जो डेसिमल है उसके बाद कितने नंबर्स तक रहना है और राउंड ऑफ कहाँ करना है। तो ये उसकी प्रिपरेशन और अरेंजमेंट है, कौन सी चीज़ कॉलम में आएगी, कौन सी चीज़ रो में आएगी। यानी हम डेज को रोज़ में रख लेते हैं और नंबर्स जो इन्फॉर्मेशन की है वो कॉलम में ले लेते हैं। इसी तरह आप के पास एक डाटा है कि आज हमारा 14th लेक्चर चल रहा है, तो आप ट्रेंड निकाल सकते हैं कि पिछले 14 दिनों में हमने किस तरह से क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और स्टाइल क्या रहा है, क्या असाइनमेंट्स, क्विजेज का कोई सर्टन, मतलब अगर मैं अपने इस डाटा को एनालाइज करूं तो मैं तो एनालाइज यूँ कर सकता हूं कि इन 7 हफ्तों में हमारा एक पीरियडिकल स्टेटस रहा है टूवर्ड्स radical status था towards giving you the assignments। कि जब मैंने एक सर्टन चीज़ देखी कि ये पढ़ा लिया और इसकी ज़रूरत है कि ये अच्छी तरह कम्प्रीहेंड करें, तो मैंने उसमें से असाइनमेंट दे दी। तो आप उस की बुनियाद पर एक रिजल्ट कंक्लूड कर सकते हैं। डाटा समराइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, उसको समराइज करना और वो विजिबल हो डाटा। डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग, डिस्कशन एंड रिपोर्ट राइटिंग। तो ये बेसिकली जो जब सॉफ्टवेयर में किसी स्प्रेडशीट में वर्कशीट पर हम काम करते हैं, या SPSS एक सॉफ्टवेयर है, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स उसमें बहुत अच्छी इस्तेमाल हो सकती है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के लिए रिसर्च के अंदर उसको यूज़ करते हैं। SPSS स्टैंड्स फॉर सोशल स्पेशल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, अभी शायद वर्जन 22 आ रहा है मार्केट के अंदर। तो ये इसमें हम सर्टन कमांड देते हैं और वो डाटा को एनालाइज कर देता है। अगर डाटा ऑर्गेनाइज्ड हो, समराइज्ड हो और वेल मॉडल्ड हो,
तो ये कैसे डाटा प्रिपेयर करते हैं, कैसे समराइज करते हैं, कैसे उसको इस काबिल बनाते हैं कि वो विजुलाइज हो सके, इस पे मैं बात करता हूँ आपको जब हम इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को आज ही पढ़ेंगे, उसमें ये बातें डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जस्ट मुझे बताना था कि स्टेप्स इसके क्या हैं, तो वो मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। हमें पता है कि जो रिसर्च स्टेप्स हैं वो वही हैं जो रिसर्च प्रोसेस के थे, और अभी रिसर्च प्रोसेस को हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। जी, ये किसी ने हैंड रेज किया, बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? पूरा खैरियत सर, ईद मुबारक सर आपको। थैंक यू आपको भी। कैसे रहे अच्छा सर? सर पेपर के हवाले से डिस्कस करना था सर। वो तो मैंने सर कर दिया। सर उसमें यह है कि इस तरह चलो ये टाइपिंग में हमें मसला आ रहा है सर। जैसे आपने वो टेबल जो दी थी सर, वहाँ पे जो एरोज वगैरह हैं उनको पुट करना हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था सर। हाँ हाँ। तो पेपर को सर इस तरह अगर सेटअप करने तो किस तरह बताएं? सर वो टाइपिंग में हमें बहुत ज़्यादा मसला होता है। दूसरा ये कि सर पेपर अगर हाथ में पेन ना हो तो फिर वो पेपर को ऑर्गेनाइज करना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, टाइपिंग में ये यूनिवर्सिटी ने तय करना है ना, अगर उन्होंने ऑनलाइन लेना है तो फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। आपने मेरे ख्याल असाइनमेंट से एक तो हाथ से लिख के अपलोड की हुई है ना? सर हाथ से लिख के फिर टाइपिंग करके बड़ी मुश्किल से सर वो फिर जहाँ मसला हो गया वो एरोज वगैरह फिर किसी को बुला के उनको टाइप करवाया सर। अच्छा, नहीं, मैं वो कोशिश करूंगा कि अब इतना टेक्निकल ना हो कि आप किसी से वो करवाएं। सीधा सीधा ही होगा कि आप उसको टेक क्रॉस कर सकें और उसके आगे जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो आप दे सकें। तो आई हैव नोटेड योर पॉइंट, मैं इंशाल्लाह इसकी केयर करूंगा। ठीक है। थैंक यू सर। हाँ हाँ। तो as far as the research steps are concerned, you can see there are 4 major steps: objectives and problem definition है, exploratory research है, formal survey, field work है, फिर डाटा को इकट्ठा करना, एनालाइज करना और प्रेजेंट करना है। तो let me share with you furthermore the steps in the development of research proposal। ये मैंने नहीं बताना, जानबूझ के आपको रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ इसको डाल दिया है। रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स आप मेरे ख्याल के मुताबिक बड़े अच्छे तरीके से समझ भी चुके हैं और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर चुके हैं। अगर नहीं एब्जॉर्ब किए तो कोशिश करें। मैंने कहा था कि इसे ना सुबह दोपहर शाम वो तावीज़ बना लें और पढ़ते रहा करें। अगर आपको ये याद होगी रिसर्च प्रपोजल और उसके स्टेप्स, तो मैं समझूंगा कि आपको रिसर्च काफ़ी हद तक जो है ना वो समझ आ गई। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ एनालिसिस, डिफरेंट मेथड्स यूज़ होते हैं एनालिसिस के लिए। उनमें से बेसिक स्टैटिस्टिकल एक्सप्लोरेटरी मेथड्स हैं जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरिएबल्स है, कोरिलेशन बनाने हैं, मल्टीवे फ्रीक्वेंटली टेबल्स हैं, इनको हम देखते हैं। जो मल्टीवेरिएंट एक्सप्लोरेटरी टेक्निक्स हैं, इसमें अब ये लिस्ट आपको ज़रूर याद करना चाहिए पड़ेगी कि मल्टीवेरिएंट डाटा क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ मल्टीवेरिएंट डाटा जो है या टेक्निक्स हैं वो उनमें है क्लस्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, डिस्क्रिमिनेट, फंक्शन एनालिसिस, मल्टी डायमेंशनल स्केलिंग, लॉग लीनियर एनालिसिस, ठीक है, मैकेनिकल कोरिलेशन, स्टेप वाइज लीनियर, नॉन लीनियर, रिग्रेशन, कोरेस्पॉन्डेंस एनालिसिस, टाइम सीरीज एनालिसिस और क्लासिफिकेशन ट्री। तो ये इन्हें मौका मिला तो हम डिटेल में ज़रूर पढ़ेंगे, लेकिन ये जितने भी 10-12 हैं इनकी लिस्ट आपको याद जरूर करनी है। डाटा समराइजेशन एंड विजुलाइजेशन, समराइज कैसे करते हैं फिर उसको विजुलाइज कैसे करते हैं। तो सेवरल एनालिसिस कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द इनिशियल डाटा एनालिसिस, जिसमें ये अटेंडेंस कोई ले रहा है? आए देखो, आयशा नजर खुद अब आ रही है तो इसने अटेंडेंस क्या लेनी है। ये कोई 1-2 लोग मेरे लिए भाई आज अटेंडेंस ले लें, अभी आपकी जीआर तो अब तशरीफ ला रही हैं। तो इसमें जी यूनिवेरिएंट स्टैटिस्टिक्स, बाईवेरिएंट एसोसिएशन, कोरिलेशन और ग्राफिकल टेक्निक्स हैं, स्कैटर प्लॉट्स हैं,
तो ये टेक्निक्स हैं जो यूज़ होती हैं डाटा को समराइज करने के लिए और फिर उसको एसोसिएट करने के लिए। मॉडलिंग कैसे करते हैं डाटा की? ये एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल डिज़ाइन फॉर पर्टिकुलर एंड डाटा सिचुएशन के मुताबिक हम यूज़ करते हैं। बेसिकली ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है कि कौन सा एनालिसिस कब यूज़ होना है, वो बेस करता है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या था, अप्रोच क्या थी, तो उसके लिए अब यहाँ एनालिसिस के लिए टेक्निक कौन सी यूज़ होनी है। तो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के जो स्टेप्स हैं उसमें चीज़ें क्या क्या आती हैं? मल्टीवेरिएंट एनालिसिस टेक्निक्स हैं, एनालिसिस ऑफ डाटा फ्रॉम डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट्स, कैटेगोरिकल डाटा एनालिसिस ऑफ क्लस्टर्ड और लॉन्गिट्यूडनल डाटा, सर्वाइवल डाटा और स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। नेक्स्ट इज द रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग के जो स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। तो मोर और लेस ये मिलते जुलते ही स्टेप्स हैं जिस तरह के हमारे रिसर्च प्रपोजल के थे। तो दैट इज ऑल अबाउट पर्पसेस ऑफ डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट राइटिंग। अगर इस पे कोई बात करनी है तो आपके पास 2-3 मिनट हैं, बाद में हमारा नेक्स्ट सेशन शुरू हो जाएगा। आप अपना माइक अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। I am waiting for your comments, for your question. Sir, this is Muhammad Hanif. हनीफ साहब, आपकी आवाज बहुत कट रही है। Sir, may हनीफ, आवाज बहुत कट रही है। Sir, I have a question. Yes. Sir, I ask what's the difference between abstract and introduction? Apparently, they are same. They are same, or to me they appear same. Abstract and introduction. Okay. Introduction is basically about the variables incorporated or taken into consideration in the research topic or title. That is the introduction. Totally you discuss about the composition of your title. But abstract is in-depth understanding, in-depth description of your whole study. That includes at least 5 components. Number 1, objective of study, methodology, research question and hypothesis, results of your study and instruments you used in the study, and any of the suggestion and recommendation. No doubt abstract जो है वो स्टार्ट में बनाया जाता है और बाकी काम सारा बाद में किया जाता है, लेकिन प्रोपोज्ड जो आप उसके अंदर चीज़ें महसूस कर रहे हैं ये होती हैं। इसको स्टडी करने के लिए कि कौन सा बेस्ट वे है लिखने का रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि एमरल्ड एक डेटाबेस है, वो रिसर्च आर्टिकल छापते हैं। आप एमरल्ड का कोई रिसर्च आर्टिकल 2-3 देखें, वहाँ पे उन्होंने जिस तरह मैंने बताया अलग अलग से हेडिंग दे के ये 5 चीज़ें बताई हुई हैं, तो आपको बेहतर कंप्रीहेंशन हो सकती है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है। Is it clear to you, Muhammad Hanif? Hello, Hanif. Assalamu alaikum. जी वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am Humaira. Yes, sir, it's clear. Thank you. Sir, recently that you have discussed is very well cleared, and I want to ask about sections of report writing. Means here what is meant by report writing? Means these all are the points which we discuss in the thesis, and step by step we discuss these things in the thesis and research writing. The report writing basically after conduction of results, when you have analyzes the data, आपने कुछ